हेलो नमस्कार, मैं सुबोध कुमार एडुकेट इंडिया चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर कंटिन्यू जुड़े होंगे इस चैनल से, तो इससे पहले वाला चैप्टर का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो चुका था। और आज एक्सरसाइज 14 का जो केमिकल सब्सटेंस होगा, इसका थ्योरी पूरा का पूरा आज खींचने की कोशिश करेंगे। आप लोग साथ दीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और अभी आप लोग जानते होंगे, लगभग लगभग हर जगह लाइब्रेरी खुल गया और लाइब्रेरी से लगभग जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है जुड़े हुए हैं, और जो लाइब्रेरी से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो घर पे बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। इसीलिए आप लोग जितना हो सके 12 घंटा 13 घंटा और 15 15 घंटा तक पढ़ने की कोशिश कीजिए। खाते हुए भी पढ़िए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिसमें हम जनरली केमिकल से बने वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उसमें आपको जैसे कि आ जाता है बहुलक रेशे, साबुन आप मारते हैं, तेल तेल वसा, उर्वरक, सीमेंट, कांच, मोम, औषधि, रंजक, यही सब आता है। सौंदर्य प्रसाधन भी आता है। ठीक, बहुलक पॉलीमर्स। बहुलक जो मतलब उस चीज से छोटे छोटे कण से बने होते हैं जो सामान, तो वही बहुलक कहलाता है। जैसे कि वो होगा वह प्रक्रम जिससे बड़ी संख्या में सरल यानी छोटे छोटे अणु से एक दूसरे के संयोग कर उच्च अणु भार का एक बड़ा अणु बनाते हैं, बहुलीकरण कहलाता है। बहुलीकरण के विधि से बनता है यह यौगिक बहुलक कहलाता है। इस विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक, संश्लिष्ट रेशे, पॉलीथीन, रबर, अनेक चीज बनाए जाते हैं। जैसे कि बहुलक बहुलक में तीन तरह के बहुलक होते हैं। जैसे कि हो गया कौन कौन सा? प्राकृतिक, संश्लिष्ट यानी कृत्रिम, और अर्धसंश्लिष्ट यानी कि जो प्राकृतिक रूप से होता है, जैसे उसमें हल्का सा चेंजेस लाके यानी उसको अच्छा बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, वो हो जाएगा। जैसे उसको सेमी सिंथेटिक कहते हैं और संश्लिष्ट को सिंथेटिक कहते हैं। पॉलीमर्स। उसके बाद प्राकृतिक बहुलक में आ जाते हैं। जैसे कि आपको जो पेड़ पौधा से प्राप्त होता है, पेड़ पौधा से प्राप्त होता है या जीव जंतु से प्राप्त होता है। जैसे रबर बनाने में होता है बहुलक वाला कौन सी नाम है? नहीं, रबर वो तो हो गया कृत्रिम। कृत्रिम हो गया वो कृत्रिम। तो जो प्राकृतिक रबर बनते हैं, लेटेक्स जिसको हम लट्ठा नहीं बोलते, गाछ से निकलता है। आप लोग जैसे रबर का हो गया। हाँ, तो वो मतलब प्राकृतिक ही रूप से निकलता है। प्राकृतिक बोल रहे प्राकृतिक निकलेगा थोड़ा डिस्कशन का। पेड़ पौधे से जो लट्ठा जो हम बोलते हैं व्हाइट कलर का निकलता है, जिसको इंग्लिश में लेटेक्स भी बोलते हैं। उसी से हम रबर भी बोलते रबर बनाते हैं, और उस रबर को हम प्राकृतिक रबर कहते हैं। उसके बाद हो गया प्रोटीन। प्रोटीन भी एक प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो अम्ल के बहुलक। और सेलुलोज कहाँ से प्राप्त होता है? पेड़ पौधे से। पेड़ पौधे में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद स्टार्च हो गया, ये सब हो गया प्राकृतिक बहुलक। उसके बाद संश्लिष्ट बहुलक में के स्रोत में आ जाता है कृत्रिम रूप से, जो हम लोग खुद से बनाते हैं, जो हैंडमेड होता है, उसे ही कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जैसे कि हो जाएगा पॉलीथीन। पॉलीथीन तो गाछ से फरता नहीं, जो तोड़ के ले आते हैं, इसीलिए सरकार भी बैन करती है। और प्लास्टिक हो गया, नायलॉन हो गया, जैसे जो टायर यूज करते हैं। पॉलिस्टर हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, जिसका आप लोग हम लोग टंकी में पाइप का जो उपयोग करते हैं, प्लम्बर में यूज होता है उसका। कुकर, उसका टेफलॉन हम लोग खाना बनाने के बर्तन में क्यों यूज करते हैं? ताकि रिएक्शन ना क्योंकि ये अम्ल और क्षार से रिएक्शन नहीं करता, उसको और हम आसानी ये दहनशील नहीं होता। एक चीज उसको हम आसानी से पकड़ सकते हो, हिट नहीं होता है। जैसे कि कुकर का अगर डंडी में उसमें पहले भी नाल कर रहा है तो वही तो पीवीसी हो गया। हम टेफलॉन का बात कर रहे हैं। अच्छा, टेफलॉन एक बर्तन है। टेफलॉन एक देखते होंगे वो नॉन स्टिक बर्तन जो बोलते हैं, उसमें कुछ चिपकेगा नहीं, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं करता, नहीं जलता है, तो इसी कारण उसको जनरली हम लोग अब इंडेक्स चूल्हा जो आ गया है इलेक्ट्रिक वाला, उसमें ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद हम अर्धसंश्लिष्ट बहुलक में जाते हैं, यानी सेमी सिंथेटिक में जाते हैं। उसमें प्राकृतिक बहुलक से कुछ रूपांतरण करके बनाए जाते हैं, कुछ चेंजेस करके बनाए जाते हैं। जैसे हो गया रेवन, सेलुलोज आधारित कृत्रिम बहुलक यानी वल्कनीकृत रबर आदि, ये सब आ जाएंगे सेमी सिंथेटिक में। ठीक ना। उसके बाद रबर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और एक हम लोग कृत्रिम रूप से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक रूप से जो बोली दिए थे, गाछ से चिपचिपे तरल निकलता है जिसे लेटेक्स बोलते हैं। उसके बाद आ जाएगा
हाइबिया ब्राजी ब्राजील ब्राजीलियंस एक प्रमुख रबर उत्पादक वृक्ष है, ठीक ना। हाइबिया ब्राजीलियंसिस यह एक वृक्ष है। इससे प्राकृतिक रूप से रबर प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद प्राकृतिक रबर का निर्माण आइसोप्रीन का फॉर्मूला बोल सकते हैं। C5H8 के एकलकों के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। उसके बाद आता है, अच्छा इसका प्रत्यास्थता क्या होता है, कम होता है या उच्च होता है? उच्च प्रत्यास्थता मतलब समझते हैं, जैसे कि उसको कितने चेंजेस कर देंगे वो अपने पूर्ण वही अवस्था में आ जाएगा, उसे ही प्रत्यास्थता करते। कितने नमार देंगे, मोड़ देंगे, टेढ़ा कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, वो पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। प्रत्यास्थता ऐसे कहते हैं। और जितना अच्छा प्रत्यास्थता जिसका रहेगा, ज्यादा प्रत्यास्थता रहेगा, उसको उतना अच्छा रबर भी बोल सकते हैं। संश्लिष्ट रबर का निर्माण कृत्रिम रूप से पेट्रोलियम आधारित रसायनों और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आइसोप्रीन, ब्यूटाडीन, क्लोरोप्रीन, स्टाइरीन, साइक्लोपेंटाडीन आदि के प्रयोग से किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद संश्लिष्ट रबर के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे? ब्यून एन और ब्यून एस। पॉलीस्टाइरीन रबर, न्यूप्रीन रबर हो गया, ब्यूना एन हो गया, ब्यूना एस हो गया। उसके बाद पॉलीस्टाइरीन हो गया, ड्यूप्रीन रबर हो गया, थायोकॉल रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड रबर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपको सुरक्षा दस्ताना ब्यूनो एस से बनता है या ब्यूनो एन से बनता है? दस्ताना ब्यूनो एस। ब्यूनो एन से बनता है। वाहनों के, यानी कोई भी वाहन हो गया, उसका जो ईंधन का जो सील होता है रबर, तो वो भी ब्यूनो एन रबर से बनता है। उसके बाद आ जाते हैं जूता का सोल जो बनता है, जूतों का हील है, सैंडल का हील हो गया, ये सब किससे बनता है? ब्यूनो एस से बनता है। और इसी रबर से च्युइंगम भी बनता है, च्युइंगम, ठीक ना। तो आप समझ सकते हैं, जूता का सोल बनाने वाले रबर से च्युइंगम बनता है, तो च्युइंगम खाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो नहीं खाना चाहिए। जूता का सोल बनाने वाला है, वो तो सोल में यूज किया जाता है, थोड़ी जूता का सोल बनाना, लेकिन वो हानिकारक होता है। रबर का बल्कनीकरण, अच्छा रबर का बल्कनीकरण रबर की प्रत्यास्थता अधिक ताप सहने की क्षमता इसमें होती है, और शक्ति बढ़ाने की रासायनिक प्रक्रिया है ये बल्कनीकरण, इसीलिए ये अच्छा होता है। और अच्छा से इसको याद कर सकते। इसका आविष्कारक कौन हो जाए? गुडियर, यानी अच्छा होता है तो गुडियर, ठीक ना। इस प्रक्रिया को अच्छा किसके उपस्थिति में गर्म करके रबर का बल्कनीकरण किया जाता है? सल्फर की उपस्थिति के में। और जिससे सल्फर परमाणु के द्वारा रबर के अणुओं के मध्य तिर्यक संयोजनों का निर्माण होता है, ठीक है ना, तिर्यक संयोजन। और टायर और बैटरी का आवरण, बैटरी का खोलिया बनाने में किसका यूज किया जाता है? कौन सा रबर का? रबर का बल्कनीकरण, यही रबर का उपयोग किया जाता है। सल्फर युक्त रबर बोल सकते हैं इसको, क्या। उसके बाद आ जाता है प्लास्टिक। इसका खोजकर्ता इसी से याद रख लेंगे। पॉसे प्लास्टिक, पॉसे पार्कस। कांच किसका मिश्रण है? सिलिकेट और बालू का, ठीक है ना। जिसमें इसमें आ जाएगा आपको SiO2, NaOH और CaCO3। यह एक संश्लिष्ट पदार्थ है जो कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है। संश्लिष्ट पदार्थ मतलब समझ नहीं गया, कृत्रिम रूप से बनाया गया पदार्थ है, ठीक ना। और जैसे लैक यानी लाह किसे कहते हैं? जो वृक्ष से निकलता है प्राकृतिक प्लास्टिक को ही लाख या लाह कहते हैं, ठीक है। उस्मिया प्लास्टिक किसे कहते हैं? जिसको बार बार हम मुलायम कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हार्ड, मतलब बार बार बनाई जाने वाली प्लास्टिक हो गया, बार बार मुलायम होने वाली प्लास्टिक हो गया, या भौतिक रूप से परिवर्तन हो भी सकता है। जैसे कि कोई प्लास्टिक को बहुत ज्यादा गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से तरल अवस्था में आ सकती है, ठीक ना। उसका इसमें आ जाएगा आपको उस्मिया प्लास्टिक में उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? पॉलीथीन जो हम लोग यूज करते हैं, पॉलीप्रोपाइन, पॉलीस्टीरीन, टेफ्लॉन, PVC इत्यादि, ठीक ना।
टेफ्लॉन टेफ्लॉन अभी इससे पहले भी बोल दिए थे कि टेफ्लॉन अदहनशील पदार्थ है जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया नहीं करती है, इसीलिए इसका प्रयोग हम खाना बनाने वाले बर्तन में भी करते हैं। और टेफ्लॉन में जो है कार्बन फ्लोराइड बंधन के कारण बर्तन नॉन स्टिकी हो जाता है, यानी कि मतलब कोई भी खाना चिपकता नहीं है। किसके कारण नहीं चिपकता है? कौन से बंधन के कारण? फ्लोराइड बंधन के कारण। फ्लोराइड बंधन के कारण ये चिपकता नहीं है। अच्छा, बहुलक जो है पॉलीथीन, इसमें इसका एकलक है पॉलीथीन में एथीन या एथिलीन का। पॉलीथीन को कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं? पीवीसी यानी पाइप बनाने में, ये पीवीसी बोलते हैं। जनरल पाइप बनाने में, कुर्सी बनाने में, मेज थैले मतलब जो झोला प्लास्टिक का होता है वो उसको बनाने में, पानी का बोतल जो होता है प्लास्टिक का, खिलौने के निर्माण में इसका पॉलीथीन का उपयोग कर सकते हैं। फिर आ जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी, इसी को बोलते हैं, जिससे हम लोग टंकी वाला जो पानी यूज करते हैं जो आता है पीवीसी का ही होता है। इसमें जैसे लिखा हुआ जल आपूर्ति करने वाले पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग, यानी जो रक्तदान करता है जो बैग नहीं देखते होंगे वो ऐसे ऐसे करते रहता है, वह बैग, फर्श के टाइल्स के केबल, इंसुलेशन मतलब जैसे कि तार का कवर ओवर हो गया उसे इंसुलेशन बोलते हैं, उसमें यूज करते हैं पीवीसी का। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान में, पार्ट पुर्जा में और ऑटोमोबाइल्स यानी कि जैसे कि गाड़ी वगैरह में, या फिर गाड़ी जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर बनता है इसमें भी हम यूज इसका करते हैं, उसे ऑटोमोबाइल बोलते हैं। पॉलिस्टाइरिन या किसका एकलक है? स्टाइरिन का। इसको खाना बनाने वाले कंटेनर और खाने की प्लेटों, सीडी केस में भी बनता है। रेडियो एवं टीवी कैबिनेट, अम्ल रखने वाले बोतल में भी इसका उपयोग करते हैं। बैटरी के कवर आदि बनाने में पॉलीस्टाइरिन का उपयोग करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूसाइट और एक्रिलिक या एक्रिलिक ग्लास या एक्रिलाइट, ये किसका एकलक है? मेथिकिलेट का, जिसमें कांच के स्थान पर प्रयोग किया जाता है इसका, ठीक है, कांच के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। फिर आता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन किसका एकलक है? टेट्राफ्लोरोएथेन। इसमें टेफ्लॉन का अभी इससे पहले भी हो चुका था, नॉन स्टिक बर्तन में, गैस्केट में, उस गैस्केट के निर्माण में करते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप रिड प्लास्टिक हो जाएगा, थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक, जैसे कि इधर टेम्परेचर देंगे तो उस साइड जो ऐसा प्लास्टिक बीच में लगा देंगे कि उस साइड मेरा टेम्परेचर आर पार ना हो जाए, जैसे कि मतलब जैसे रोटी रखने वाला पॉट उट नहीं होता है, तो अंदर रोटी रखते तो बाहर आपको गर्म नहीं होता, या फिर बाहर ठंडा रहता तो अंदर रोटी ठंडा नहीं होता। मतलब वातावरण को अलग, वातावरण को सेपरेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गर्म करने पर सिर्फ एक बार ही मुलायम होता है, या उसके बाद नहीं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह मतलब यहाँ पर हम उसमें चल गए थे, क्या उसको क्या बोलते हैं, थर्मस वगैरह में जो यूज होता है उसमें हम चल गए थे। थर्मोसेटिंग मतलब एक बार ही इसको गर्म करके मुलायम किया जा सकता है, ठीक ना। उसके बाद ज़्यादा गर्म करने के बाद भंगूर टाइप का हो जाएगा, जैसे कि आपको तार जो होता है ना, तार हल्का सा गर्म कीजिए तो मुलायम टाइप का हो जाएगा, खूब जला दीजिएगा तो ऐसे मसलिएगा ना तो भंगूर टाइप का गिर जाएगा। तो मतलब दोनों प्लास्टिक अलग अलग होता है, एक बार बार आपको उसको मुलायम कर सकते हो, और एक को ज़्यादा गर्म करने पर वो मुलायम नहीं भंगूर हो जाएगा। यह रासायनिक परिवर्तन को बतलाता है, मतलब कि यह पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आता, जैसे एक बार मुलायम बहुत ज़्यादा जला देंगे भंगूर होकर गिर जाएगा, दोबारा उसी अवस्था में नहीं आएगा। जैसे इसमें आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बेकेलाइट और मैलामाइन। बेकेलाइट और मैलामाइन। बेकेलाइट का उपयोग टीवी रेडियो के कवर बनाने में किया जाता है। टीवी रेडियो का कवर किसका बना होता है? बेकेलाइट का। उसका बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक उपयोग किया जाता है? फिनॉल का। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए प्रायः निम्न बहुलोक का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थों बनाने के लिए, जैसे देखिए बहुत सारा इसमें यूज किया जाता है सामान। थर्मोप्लास्टिक का, उसका पॉलीकार्बोनेट्स का, लैमिनेटेड ग्लास का और केवलर का, ठीक ना। उसका आते पीईटी हो गया। मोबाइल का जो अथी क्या बोलते हैं आपको, ये केबल तार जो होता है वही ना
थी है क्या बात बाला केरला रैली कर दो पीईटी यानी पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? किचन कंटेनर जार बनाने में, ठीक ना। रेसे कितने प्रकार के होते हैं? प्राकृतिक, कृत्रिम और अर्ध संश्लिष्ट यानी सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक स्पेलिंग यहाँ गलत लिखा हुआ, ऐसा होगा। प्राकृतिक रेसे जो प्राकृतिक जीव जंतु से प्राप्त करते, मतलब प्रत्येक, जैसे कि हो गया आपको भेड़ बकरियां, इसमें कट किया हुआ, जैसे खरगोश हो गया, और खरगोश के और क्या क्या एग्जांपल है इसका? मलबरी बकरी ये बताओ। हाँ। उसकी क्या क्या चीज एग्जांपल दिया हुआ 5th एडिशन में दिया होगा? भेड़ बकरी खरगोश, उसके बाद मलबरी एवं बॉम्बेक्स मोरी विशिष्ट कीट हुआ है। हाँ, और कोई कीट भी होता है, उससे भी प्राकृतिक रेशा हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ये रेशे प्रोटीन से निर्मित होते हैं। प्रोटीन से निर्मित पादपों में कपास, सन, पटसन, जूट आदि से सेलुलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। पादप में कपास, सन, पटसन, जूट आदि से सेलुलोज से बने रेशे प्राप्त होते हैं। और ऊपर वाला जो रेशा होता है जो भेड़ बकरी से, उससे प्रोटीन से होता है। अच्छा, हमारे नाखून में कौन से प्रोटीन होता है? कैरोटीन। गाजर में कौन सा होता है, नाखून में कौन सा होता है? दोनों में कंफ्यूज हो जाता है। इसमें कैरोटीन है, उसी से वैसा ही नाम है इसका। उसके बाद आता है सिंथेटिक फाइबर, संश्लिष्ट रेशे हो जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम रूप से रासायन की सहायता से प्रयोगशाला में किया जाता है। ये प्राकृतिक रेशों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, ठीक ना। केराटीन होता है और गाजर में कैरोटीन होता है, थोड़ा सा फर्क। प्राकृतिक रेशे के मुकाबले यह संश्लिष्ट रेशे जो अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं, रस्से एवं टिकाऊ होते हैं, आई मीन सस्ते एवं टिकाऊ होते, एवं इसका गलनांक निम्न होता है। इसका गलनांक जो है निम्न होता है। संश्लिष्ट रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसीलिए फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मैलामाइन प्लास्टिक का। कौन से प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? मैलामाइन। किसको रोकने के लिए? आग जल्दी ना पकड़े, इसको रोकने के लिए, ठीक ना। रासायन से निर्मित होने के कारण सामान्यतः त्वचा के अनुकूल नहीं होते, इसीलिए जो है सब प्राकृतिक, मतलब खादी ढूंढेगा। मानव द्वारा प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? 66 है, नायलॉन 66। उदाहरण नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयन, ये सब हो जाएगा सिंथेटिक। काष्ठ की लुगदी रेयन का एक स्रोत है। काष्ठ की लुगदी किसका स्रोत है? रेयन का। पॉलिस्टर और कपास के मिलने से पॉलीकॉट का निर्माण होता है। पॉलीकॉट का निर्माण किसके किसके मिलने से होता है? पॉलिस्टर कपास के मिलने से। पॉलिस्टर और कपास के मिलने से। एक प्रकार का जैकेट हो गया ना, जब कपास आ गया इसमें, तो वो जैकेट कपड़ा ही होगा, उन्हीं कपड़ा होगा। क्या चाहिए? ये पॉलीकाट का मतलब पॉलिस्टर और कपास मिला, जैकेट बन गया। पॉलीकाट में जैकेट। रेयन रेशम के समान दिखाई देता है। रेयन क्या है? कृत्रिम, मतलब संश्लेषित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे का मानिए तो एक तरह से सिंथेटिक रेशा हो जाएगा ना रेयन, रेशा भी या रेशम के समान दिखाई देता है। अर्ध संश्लिष्ट रेशे यानी सेमी सिंथेटिक फाइबर्स प्राकृतिक रेशों को कुछ विशिष्ट रसायनों की सहायता से परिवर्तित एवं परिमार्जित करके अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक रेशों का निर्माण किया जाता है। अच्छी सेमी सिंथेटिक क्यों करते हैं हम? मतलब उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको टिकाऊ बनाने के लिए। अधिक, जैसे इसमें दिया अधिकतर निर्माण किया, अधिकतर अर्ध संश्लिष्ट रेशे पुनर्निर्मित सेलुलोज रेशे होते हैं। अर्ध संश्लिष्ट रेशे कुछ गुणों में प्राकृतिक रेशों की तुलना में बेहतर होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज कैसा बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक है। इसको कहाँ से हम मतलब प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधे से जनरली। कागज जो है सेलुलोज का शुद्ध रूप है या अशुद्ध रूप है? शुद्ध रूप है। पेड़ पौधे की कोशिकाएं किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लकड़ी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। रेक्जिन क्या है? सिंथेटिक चमड़ा है, कृत्रिम चमड़ा है।
जो हम लोग बाइक का सीट कवर जो लगाते हैं, और जो आप देखते चप्पल हैं वप्पल रेक्सिन का आता है चप्पल इसका। जूता जो आता है, ये सब हो गया, बैग वगैरह आता है। आज का ओरिजिनल चमड़ा का ऐसे करना भी नहीं चाहिए जानवर को मार कर। उसके बाद आता है कांच। कांच भी बहुत प्रकार के होते हैं। अच्छा, कांच जो बनते हैं बालू और सिलिकेट मिला के, इससे पहले हो गया था। कांच पारदर्शी और क्रिस्टल या ठोस के रूप में अतिस्थित अर्ब है, ठीक है ना। ठोस के रूप में अतिस्थित द्रव है। कांच को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तापानुशीतलन। हाँ, तापानुशीतलन या फिर अनिलीकरण। अनिलीकरण भी बोलते हैं। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोराइड का, KCl का उपयोग किया जाता है। किसको, क्या चीज करने के लिए? कठोर बनाने के लिए। कांच में क्या मिला देने से इसे गलाने में सुविधा होती है? क्यूलेट। कांच में क्या मिलाने से? क्यूलेट मिलाने से इसे गलाने में सुविधा होती है। उसके बाद कांच जो है फोटोक्रोमैटिक कांच जो होता है वह किसके कारण होता है काली हो जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। ब्रोमाइड और के इसकी कारण। क्षमता कितनी होती है? शून्य होती है। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कांच पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। अच्छा, यौगिक जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से कांच का रंग कैसा हो जाएगा? गहरा नीला होता है। और फेरस या क्रोमिक ऑक्साइड से हरा हो फेरस या जाएगा। हरा। कैडमियम सल्फेट से कैडमियम पीला होता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड से लाल होता है। लाल हो जाएगा। स्टील को नरम बनाने के लिए किसका उपयोग, मतलब कौन सी प्रक्रिया का हम उपयोग करते हैं? तापानुशीतलन का। इसी विधि से हम कांच का भी प्रयोग करते हैं। मृदु कांच या सोडा चूना कांच, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में जो उपकरण होता है उसको बनाने में। पोटास कांच का उपयोग हम कहाँ करते हैं? बर्तन बनाने में। क्रूक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? धूप चश्मा। और कौन से चश्मा का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए, मतलब कौन से कांच का प्रयोग हम चश्मा का लेंस बनाने में करते हैं? धूप वाला चश्मा होता है। क्राउन कांच। चश्मा का लेंस बोल रहे हैं, मतलब इसमें पावर वाला होता होगा। उसके बाद ट्यूबलाइट और बोतल के निर्माण में जनरली कौन से कांच का उपयोग किया जाता है? सोडा कांच का। जैसे आप लोग देखते होंगे ट्यूबलाइट, मतलब शीशा वाला जो आता था, अब फोड़ते होंगे तो पीस उस के नहीं कुछ बनाता, तो सोडा टाइप का हो जाता है, वाइट। तो इससे आप लोग याद करने में मतलब थोड़ा सहूलियत हो, इसीलिए बोले हैं। उसके बाद कैमरा का लेंस हो गया, दूरबीन का लेंस हो गया, यह सब को जनरली कौन से कांच से बनाई जाती है? फिलनट कांच से। और फिलंट कांच। उसके बाद देखिए सीमेंट की खोज करता आस्पिडीन। और जोसेफ आस्पिडीन। और पोर्टलैंड क्या है? पोर्टलैंड इंग्लैंड का एक पत्थर है। हाँ, पत्थर। तो सीमेंट जमने पर कैसा बन जाता है? उसी पत्थर के जैसा मजबूत, उसी की तरह मतलब दिखने में बन जाता है। पोर्टलैंड एक वैज्ञानिक नहीं थे जो सीमेंट का। अच्छा, सीमेंट जो है, सीमेंट का जमना उष्माशोषी है या उष्माक्षेपी है? उष्माक्षेपी हो, यानी उष्मा निकलता है। सीमेंट बनाने में कितने कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है? कितने? अच्छा, उसमें जिप्सम रहता है। तीन गो का। और किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम। देखिए, चूना पत्थर का, चिकनी मिट्टी और जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग हम क्यों करते हैं सीमेंट में? जिप्सम का प्रयोग करते हैं, धीरे धीरे जमाता है, जमाने में हाँ। अच्छा। जमने के स्पीड को कम करने के लिए। हाँ। और जमने के स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? लाइम। किसका? लाइम। उसका, जैसे कि आपको जैसे पुल जहाँ बनाता है, जहाँ पानी फिर तुरंत आ जाता है, वहां पे उसका उपयोग करते हैं। क्या नाम है उसका? क्विक लाइम। हाँ, उसको उसी तरह नाम है, बोला यहाँ पे जाता है, लिखा लाइम बोला जाता है। हाँ, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन लाइम, सिलिका और पुल बनाने में एल्यूमिना का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। उसके बाद चूना पत्थर क्या प्रदान करता है सीमेंट में? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। और चिकनी मिट्टी जो है सिलिका, एल्यूमिना और फेरिक ऑक्साइड प्रदान करता है। उसके बाद जिप्सम जो है
जिप्सम जिप्सम का फॉर्मूला बोल सकते हैं, CaSO4 2H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उसी में हाफ H2O कर देंगे, हो जाएगा। सीमेंट हो गया, सीमेंट में बालू और पानी मिला देने पर वह उसको किस नाम से जाना जाता है? बालू पानी सीमेंट मिला देने से मोटार या गारा। भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कौन से ईस्वी में हुआ था? 1904 में चेन्नई में प्रारंभ हुआ था। ठीक, चेन्नई में सर्वप्रथम सीमेंट का उत्पादन प्रारंभ हुआ था, जिसमें सीमेंट में लगभग 60-70% कैल्शियम ऑक्साइड पाया जाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड 20 से 25%, एल्यूमिना जो है 5 से 10%, और फेरस ऑक्साइड यानी Fe2O3 क्या बोलते हैं? फेरस ऑक्साइड है। ठीक है, फेरस कुछ ऑक्साइड। O3 को वो कितना प्रतिशत होते हैं? 2 से 3%, और CaSO4 2H2 यानी जिप्सम का मात्रा लगभग 2%, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मात्रा 2 से 3% होते हैं। सीमेंट में चूना की मात्रा अधिक रहने पर क्या होता है? जमते समय दरार आ जाती है। सीमेंट को जिप्सम का उपयोग जो है जमाव की दर को धीमा करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीमेंट की शीघ्र जमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एल्यूमिना का। एल्यूमिना वाला सीमेंट का कहाँ पे उपयोग करते हैं? पुल बनाने में। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक कौन कौन से हो जाएंगे? कैल्शियम ऑक्साइड जिसे लाइम भी बोल सकते हैं, सिलिका हो गया, उसके बाद एल्यूमिना हो जाएगा। सीमेंट का जमना यानी सेटिंग सीमेंट में जल मिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय बाद कठोर पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं, सीमेंट का जमना कहते हैं। सीमेंट के जमने में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, कौन कौन सा? जलयोजन और जल अपघटन। ठीक ना, जलयोजन में डाई व ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जलयोजन करके कोलाइडी जेल का निर्माण करते हैं, जो कठोर एवं दृढ़ होता है। कोलाइडी जेल कैसे होता है? कठोर एवं दृढ़ होता है। जल अपघटन जिसको हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जल अपघटन कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। जल अपघटन द्वारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और तथा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम सिलिकेट के कणों को परस्पर जोड़ने में सहायता करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कैल्शियम सिलिकेट को परस्पर जोड़ने में सहायता करता है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है सिलिकेट के कणों के बीच रिक्त स्थान में प्रवेश कर उन्हें अप्रवेश बना देता है, मतलब पूरा फिल कर देता है। ठीक ना, एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है पूरा फिल कर देता है, भरने में गड्ढा गुड्ढी मतलब दरार को भरने में करता है। सीमेंट का जमना उसमें छिपी या शोषी, उसमें छिपी प्रक्रिया है। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स कितने प्रकार के उर्वरक होते हैं? 16 प्रकार के होते हैं। पादपों की वृद्धि होती है जनरली ये सब हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैग्नीज, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन का उपयोग करते हैं। उपयुक्त पोषक तत्वों में से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन जनरली वातावरण और मिट्टी से प्राप्त कर लेता है, और अन्य जो उर्वरक है वह हम लोग अलग से फर्टिलाइज के रूप में देते हैं। जैविक फर्टिलाइज जो जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे के साथ सड़न गलन से प्राप्त होते हैं, उसे ही बोलते हैं। और जैविक या रासायनिक जो हम लोग खुद से बनाते हैं। रासायनिक उर्वरकों के प्रकार जैसे होगा नाइट्रोजनी उर्वरक, उसमें आपको जैसे हो जाएगा अमोनियम, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है, यहाँ से नाइट्रेट और अमोनियम मिलाकर अमोनियम नाइट्रेट बन जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरक में आ जाता है आपको यूरिया। नाइट्रोजन उर्वरक के निर्माण में अमोनिया एवं इसके अनेक यौगिक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि यूरिया का फॉर्मूला जानते हैं? CH4N2O होता है, जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। क्या यूरिया में? यूरिया होता है CH4N2O, जिसमें 46% नाइट्रोजन। पादपों में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन पादपों में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म, अमीनो अम्ल अर्थात प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पादपों मतलब नाइट्रोजन को क्या क्या उपयोग है? प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद जो है फॉस्फेटिक उर्वरक जो है, फॉस्फेटिक उर्वरकों का मुख्य संघटक क्या है? फॉस्फेट है। और अधिकतर फॉस्फेटिक उर्वरक जल में विलय होते हैं या अविलय होते हैं?
फॉस्फेटिक विलय उर्वरक हो जो है जाते हैं। जल में विलय होते हैं। हाँ, और इसमें नहीं दिया है फॉस्फेटिक उर्वरक का उपयोग पेड़ पौधे में क्यों करते हैं, उससे क्या फायदा होता है, फिफ्थ एडिशन में दिया हुआ है। तो देखे तो जैसे कि इसमें भी दिया हुआ है। इसका जो उपयोग है पादपों में होता है, फास्फोरस 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 पादपों की जड़, तने, बीज एवं फूलों के विकास में, फसलों की परिपक्वता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? फॉस्फेटिक उर्वरक। और पोटासियम उर्वरक जो है पोटास इन उर्वरकों का मुख्य संघटक कौन कौन? पोटासियम खनिजों का मिश्रण होता है। पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट, पोटासियम सल्फेट, पोटासियम कार्बोनेट प्रमुख पोटासियम उर्वरक है। इसका उपयोग हम पौधे में पोटासियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? पोटासियम उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह पादपों की सूखी सहन शक्ति में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यह फलों के रंग एवं आकार के निर्धारण के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद आता है एनपीके उर्वरक। एनपीके उर्वरक में पादपों के समुचित विकास हेतु, मतलब सब कुछ इसमें एनपीके उर्वरक एक ऐसा उर्वरक है, इसमें सिर्फ इसका उपयोग कीजिए तो पादप में समुचित विकास, मतलब सब कुछ में विकास करेगा, तना, पत्ती, फल, फूल इत्यादि में सभी में यह कारगर सिद्ध होता है। उसके बाद होता है संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में कौन से कितने बॉन्ड होते हैं? सिंगल या डबल बॉन्ड? एक होते हैं। सिंगल और हमारे हेल्थ के लिए कौन सा मतलब पसा ठीक ठीक होते हैं, संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त असंतृप्त ठीक होती है। गुड, हाँ संतृप्त गुड जल्दी होता है। कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखला किसमें होती है? संतृप्त में। और कार्बन परमाणु की श्रृंखला द्विबंध पर झुकी या मुड़ी होती है किसमें? असंतृप्त में। रक्त में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है कौन? संतृप्त वसा। और गुड कोलेस्ट्रॉल को कौन बढ़ाता है? असंतृप्त वसा। कमरे के ताप पर संतृप्त वसा कैसी होता है? द्रव अवस्था में या ठोस अवस्था में? ठोस अवस्था में। असंतृप्त वसा जो हम लोग के लिए फायदेमंद होती है वह कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होती है। इसीलिए हम लोग जब तेल लाते हैं सरसों का तेल, अगर वह कमरे के ताप पर टेम्परेचर पर अगर जम जाए तो वह समझ लीजिएगा तेल अच्छा नहीं है, और ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाएगा जो तेल जम जाएगा कमरे के ताप पर। उसके बाद संतृप्त वसा का गलनांक उच्च होता है या निम्न होता है? उच्च होता है। यह हमारे शरीर में जल्दी पचता नहीं है। और संतृप्त जो होता है हमारे शरीर में जल्दी पच जाता है, और निम्न इसका गलनांक जो है निम्न होता है। कमरे के ताप पर यह ठोस अवस्था में संतृप्त होता है और यह द्रव अवस्था में कौन? असंतृप्त होता है। विटामिन में घुलनशील कौन सी वसा होती है? संतृप्त या असंतृप्त? संतृप्त वसा। देखिए यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, विटामिन में घुलनशील हो जाएगा संतृप्त, और घुलनशील हो जाएगा असंतृप्त। विटामिन में अघुलनशील हो जाता है। जैसे दुग्ध उत्पादन, मक्खी, घी, पनीर या असंतृप्त में आ जाएगा संतृप्त में। यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक या संतृप्त में, यानी बैड घी जो होता है हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल जमाता है। और सूखे मेवे, वनस्पति तेल, मछली का तेल, ये सब असंतृप्त में आ जाएगा। यह हमारे शरीर के लिए लाभदायक हो जाएगा। मछली का तेल, मतलब इसीलिए जो हेल्दी होते हैं ना उसको मीट जो है, मछली बोल रहे हैं। और बहुत बड़ा मछली भी नहीं खाना, छोटा छोटा मछली खाना चाहिए। बहुत बड़ा मछली में भी मतलब फैट ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसीलिए। उसके बाद मांस, नारियल तेल, तार का तेल, तले हुए खाद्य पदार्थ, ये सब संतृप्त वसा के उदाहरण है। ठीक, हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों को निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कर संतृप्त कार्बनिक यौगिक में बदलना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। किसकी उपस्थिति में? निकेल और पैलेडियम की उपस्थिति में। हाइड्रोजनीकरण किसकी उपस्थिति में होता है? निकेल तथा पैलेडियम की उपस्थिति में। जैसे यहाँ वनस्पति तेल को हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकेल में 473 डिग्री केल्विन पर वनस्पति घी बनाया जा रहा है। ठीक ना, हाइड्रोजनीकरण विधि से तेल से भी हम वनस्पति घी बना सकते हैं, वनस्पति तेल से। उसके बाद साबुन में जो होता है, साबुन के निर्माण में तेल या पसा में मौजूद ट्राइग्लिसराइड यानी एस्टर का क्षारीय हाइड्रोलिसिस
क्षारीय हाइड्रोलिसिस है। यह पूरे प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देख लीजिएगा यहाँ। अच्छा, साबुन जो है उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। साबुन बनाते समय साबुन कोलाइडल अवस्था में रहता है, कोलाइडल अवस्था, इसीलिए इसमें नमक डालकर इसका गलना जो है कम किया जाता है। साबुन बनाते समय साबुन कोलाइडल अवस्था में होता है और नमक डाल के इसका गलना कम किया जाता है। रेजिन अधिक रेजिन जो होता है, रेजिन अधिक झाग देता है, जबकि ग्लिसरीन अधिक झाग नहीं देता। यह क्या ग्लिसरीन नमी देता है। जिसका फेस एकदम रूखा सूखा होगा, वो ग्लिसरीन एक आता लगाने वाला, वो आप लगाइएगा तो मुलायम मुलायम टाइप का रहेगा। एंटीसेप्टिक गुण के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है साबुन में? विथियोनॉल। और साबुन में पिक्रिक अम्ल भी रहता है। साबुन में कौन सा अम्ल रहता है? पिक्रिक अम्ल रहता है। साबुन दो प्रकार के होते हैं, कठोर साबुन और मृदु साबुन। कठोर साबुन जो है तेल, यह इसका निर्माण जो है मुख्यतः तेल, जंतु वसा, नारियल तेल आदि से निर्माण किया जाता है। और कठोर साबुन वे साबुन होते हैं ये जल में कम मिला होते हैं तथा सरलता से झाग का निर्माण नहीं करते हैं। ये कठोर साबुन का होता है। जैसे इसके विपरीत हो जाएगा मृदु साबुन। मृदु साबुन में अधिक झाग, जैसे कि दाढ़ी बनाने के रूप में भी इसका भी प्रयोग करते हैं। अच्छे साबुन की विशेषता क्या है? इसमें 10% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए, अल्कोहल में विलय होनी चाहिए, क्षार उपस्थित नहीं होनी चाहिए, यूज के बाद चटखन नहीं होना चाहिए, मतलब कि दरार जो पड़ जाता है ना साबुन, वैसा नहीं होना चाहिए। मृदु जल के साथ तुरंत और पर्याप्त झाग देनी चाहिए। साबुन में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट मिला दिया जाता है, जिससे इसका अपमार्जक पाउडर शुष्क हो जाता है। किसको मिलाने से अपमार्जक पाउडर शुष्क हो जाता है? सोडियम सल्फेट और सोडियम सिलिकेट को मिला देने से। अपमार्जक क्योंकि ये साबुन में विभिन्न होते हैं और परंतु साबुन के समान ही सफाई के लिए प्रयोग किया जाते हैं। अपमार्जक साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है, ठीक ना। साबुन रहित साबुन किसे कहा जाता है? अपमार्जक को। अपमार्जकों का निर्माण वसा, तेल अथवा पेट्रोलियम से प्राप्त हाइड्रोकार्बन से होता है। अपमार्जक का निर्माण वसा, तेल, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। अपमार्जक एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन से सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक जो है एल्कीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन के सल्फोनिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट, इसका फॉर्मूला है CH3CH2 का होल 10 CH2 SO3 पर आवेश हो जाएगा माइनस का, और फिर Na पे आवेश हो जाएगा प्लस का। सोडियम डोडेसिल बेंजिल सल्फोनेट, इसका फॉर्मूला देख लीजिएगा। कठोर जल में साबुन एवं अपमार्जक की कार्य क्षमता जो होती है, कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों से क्रिया करके चिकने माल्फेन यानी अस्कम का निर्माण करते हैं, जो कपड़ों एवं बालों में चिपक जाता है। इसके विपरीत अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम व मैग्नीशियम के साथ किसी प्रकार के ओबेला अवक्षेप का निर्माण नहीं करता है और आसानी से झाग देता है। इस प्रकार अपमार्जक मृदु एवं कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किए जाते हैं। अपमार्जक में एक अथवा एक से अधिक की पृष्ठ संक्रिया यानी सरफेस उपस्थित होते हैं, जो जल के पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। इन पृष्ठ संक्रियकों का एक सिरा जल के अणुओं के साथ तथा दूसरा सिरा कपड़ों में उपस्थित मैल के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे हो जाएगा साबुन और अपमार्जक में फर्क आप जानिएगा। साबुन उच्च वसीय अम्लों के साथ तथा पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें COO Na समूह होता है। ये कठोर जल तथा अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं साबुन, और ये अच्छी तरह से कार्य करते हैं। यह पूर्णतः जैव अपघटनीय होते हैं। साबुन जैव अपघटनीय होता है, और साबुन जो है ये उन्हीं कपड़ों के साथ अधिक व्यवहारिक नहीं होते हैं। ये त्वचा के लिए हानिकारक है साबुन। उदाहरण सोडियम एस्टिएरेट तथा सोडियम पामिटेट
होता है। उसके बाद अपमार्जक में आता है, यह सल्फोनिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। इनमें SO3Na समूह होता है। यह कठोर जल, अम्लीय जल तथा लवणीय जल के साथ भी क्रिया करते हैं। शाखित हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला युक्त कुछ अपमार्जक जैव अपघटनीय होते हैं। यह ऊनी वस्तुओं के साथ अधिक व्यवहारिक होते हैं। अपमार्जक यह जल में तीव्रता से घुलते हैं। उदाहरण सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम डोडेसिल और बेंजीन सल्फोनेट। सौंदर्य प्रसाधन, अब कितना बच गया, अब खत्म हो गया। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, थ्योरी खत्म हो गया और ये आप लोग देख लीजिए। इसको कल पूछते हुए हम लोग कल ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऑब्जेक्टिव कितना टोटल, मात्र 61 हुआ है। 63 कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर हो जाएगा प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया, ठीक ना, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। अब केमिस्ट्री खत्म ही होने वाला है, ठीक। चलिए, धन्यवाद।